हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम, जो है आपकी बुक क्लास 8 की साइंस बुक में से है। तो हम पहले देखेंगे कि कंबशन क्या होता है और फ्लेम। ये दो जो वर्ड हैं स्टूडेंट्स, ये साइमल्टेनियसली कहीं भी जब फायर हो लगती है या जंगल में कहीं आग लगे या घर में कभी आप आग जलाओ या कोई रिएक्शन की बात करें, जैसे कि केमिस्ट्री में हम कंबशन रिएक्शन ही देख रहे हैं, तो ये जो दो वर्ड हैं, एक कंबशन और दूसरा फ्लेम, दोनों कहीं ना कहीं साथ आते हैं। कंबशन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? जलाना या अग्नि है। और फ्लेम मतलब क्या होती है? जो आग के साथ जो लपटें होती हैं या जिसको गैसेस फॉर्म में जो फ्लेम का मीन्स गैसेस फॉर्म ऑफ कंबशन जो है वो फ्लेम है। एक तरह से इसको डीपली हम देखेंगे ये क्या है। तो सिंपल वर्ड में आप इसको ये बोल सकते हो कि कंबशन अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग समथिंग। किसी भी चीज़ के जलाने को हम क्या बोलते हैं कंबशन। और फ्लेम क्या होती है स्टूडेंट्स? जलने में जो चीज़ आपको विजिबल होती है। और अ फ्लेम इज अ विजिबल गैसियस पार्ट ऑफ फायर। तो ये समझ लें। अब हम इसको पैराग्राफ वाइज रीड करेंगे टॉपिक और उनको डेप्थली समझेंगे वेरियस एग्जाम्पल से। कैन यू नेम सम फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स? क्या आप कुछ फ्यूल्स का नाम ले सकते हैं? फ्यूल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं या आम लैंग्वेज में ईंधन या जलाने वाली चीज़, या जो वो इंडस्ट्री में कुछ इस्तेमाल होते हैं, कुछ व्यापार के लिए इस्तेमाल होते हैं। व्हाट फ्यूल आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल? यू लिस्ट विथ अ कंटेन्स फ्यूल लाइक काउ डंग। हमें कुछ यहाँ पे फ्यूल के नाम लिखना है और बताना है कि कौन से ऑटोमोबाइल मतलब वाहनों में या गाड़ियों में, बसेस या मोटरसाइकिल्स में इस्तेमाल होते हैं, और कौन से घर में इस्तेमाल करते हैं हम, और कौन कौन से फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं बड़े बड़े कंटेनर्स को उबालने के लिए, गर्म करने के लिए या हीट अप करने के लिए, क्योंकि फैक्ट्रीज में भी कहीं ना कहीं फायर का काम होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। जनरली काऊ डंग की बात है, और फिर यहाँ वुड की है, कोल की है, चारकोल की है, पेट्रोल की है, डीजल की है, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस की यहाँ बात है। तो हमें ये सब देखना है। अब काऊ डंग क्या होता है? आपने सुना होगा उपले या कंडे बोलते हैं। ये देहातों में या गांव में आसपास से गाय के गोबर के या भैंस के गोबर के बनाते हैं और इनको घर में जलाने के काम में लिया जाता है। समझ में आया? तो ये भी एक तरह के फ्यूल हैं, एक तरह के ईंधन हैं जो गांव में हम इस्तेमाल करते हैं। फिर बात आती है वुड की, दूसरी चीज़। और अगर हम जो लोग उपले इस्तेमाल नहीं करते, वो कहीं ना कहीं किसको इस्तेमाल करते हैं? लकड़ियाँ, जिसको आप वुड बोलते हैं, इनको जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो आप जंगल से या नियर बाय फॉरेस्ट से या अपने फार्म से कलेक्ट करते हैं। अब तीसरी चीज़ आती है बच्चों, जिसको बोलते हैं हम कोल। कोल ये पत्थर का कोयला, जिसको हम प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। इनको इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है ताकि हीट, जहाँ पे भी हमें गर्मी चाहिए वहाँ प्रोड्यूस किया जा सके। कोई भी चीज़ को हीट करके दूसरी चीज़ को अलग करना है, जैसे कि बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे सिल्वर, गोल्ड और अलग अलग एल्युमिनियम्स जैसे मेटल निकाले जाते हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े या चट्टानों के टुकड़ों को हम गर्म करते हैं, तो उसमें से पिघल के ये सारी चीज़ें निकल आती हैं। तो ये है पत्थर का कोयला, जिसको हम कोल बोलते हैं, और जो हम डायरेक्टली अर्थ से निकाल के इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है स्टूडेंट्स चारकोल। चारकोल हमने देखा था वो कोयला होता है जो लकड़ी का होता है। इस टाइप का आपने देखा होगा। ये उन दुकानों में इस्तेमाल होता है जैसे कि जो लोग आयन करते हैं, मतलब प्रेस करने वाले लोग होते हैं, या जो लोग भट्टी में खाना बनाते हैं, या जो लोग हुक्का हुक्का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी ये चारकोल इस्तेमाल होता है। ये लकड़ी का कोयला होता है, इसको हम चारकोल बोलते हैं। फिर बात आती है ऑटोमोबाइल्स में, तो किस चीज़ का नाम आता है ऑटोमोबाइल्स के केस में? पेट्रोल। सबसे ज़्यादा ये फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है कार्स में, बाइक्स में, पेट्रोल है। और फिर क्या यूज़ होता है स्टूडेंट्स?
फिर नेक्स्ट चीज़ होती है डीजल। अब डीजल्स भी किस में इस्तेमाल होता है, जैसे कि जनरेटर में इस्तेमाल होता है, ट्रक्स में इस्तेमाल होता है, या मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स में जो ज़्यादा बड़े साइज़ के होते हैं उसमें हम डीजल इस्तेमाल करते हैं। और डीजल और पेट्रोल के अलग अलग एडवांटेजेस हैं। फिर लास्ट आता है जो होता बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है पॉल्यूशन से बचने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमने देखा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको हमने क्या देखा था, दिल्ली और गुड़गांव साइड ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वो गैस होती है जो इको फ्रेंडली होती है और इसमें बहुत कम पॉल्यूशन हुआ करता है। ये भी हम देख चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। अब आपने ये देखा होगा कि बर्निंग ऑफ कैंडल देखा होगा और साथ में बर्निंग ऑफ कोल भी देखा होगा कहीं उन दुकानों में, या आप उन शॉप्स में गए हो या रेस्टोरेंट्स में जहाँ तंदूर लगता है तो वहाँ कोल को इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने देखा होगा कैंडल जब भी जलती है तो फ्लेम प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब भी हम कोयलों को जलाते हैं तो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होता। Candle burn with a flame whereas coil does not burn with a flame. Similarly you will find other material, और ऐसे ही आप बहुत सी अलग अलग चीज़ें देखेंगे कि कुछ फ्लेम के साथ जलती हैं और कुछ बगैर फ्लेम के। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीज़ें फ्लेम के साथ जलती हैं और कुछ चीज़ें बगैर फ्लेम के। तो हम चलेंगे बच्चों अब व्हाट इज कंबशन पे, कि कंबशन क्या है। मैग्नीशियम बर्न टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। देखो जब भी कंबशन होता है तो दो चीज़ें होती हैं, पहली चीज़ हुई हीट जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, दूसरी चीज़ लाइट। जब भी आप किसी चीज़ को जलाते हो तो पहली चीज़ हीट प्रोड्यूस होती है, दूसरी चीज़ लाइट, मतलब वहाँ पे गर्मी प्रोड्यूस होगी और साथ में रोशनी भी होगी। जैसा आपने मैग्नीशियम रिबन को जला के देखा होगा, जैसे ये जल रहा है आपका मैग्नीशियम रिबन, तो जब भी आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था तो साथ में हीट के साथ भी लाइट प्रोड्यूस हुई थी। अब हमने देखा है जब हम चारकोल को एयर में बर्न करते हैं, वी नो द कोल टू बर्न इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड सम अमाउंट ऑफ लाइट। क्या होता है, कोल को भी बर्न करो तो थोड़ी सी लाइट प्रोड्यूस होती है, ज़्यादा नहीं होती। अब ये ऐसा फ्लेम में डिफरेंस क्यों आता है, आपके मन में ये सवाल बुक क्रिएट कर रही है कि ऐसा डिफरेंस क्यों आता है। तो इस चैप्टर में हम इसी डिफरेंस को पढ़ने के लिए पूरा चैप्टर डिटेल में देखेंगे। अब मैग्नीशियम रिबन तो फ्लेम के साथ या लाइट के साथ जला, कंबशन हुआ और हीट प्रोड्यूस हुई, लेकिन कोल और चारकोल में ऐसा नहीं हुआ। अब हम इस डेफिनेशन को देखेंगे जिसको बोला जाता है क्या, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव हीट ऑफ इज कॉल्ड कंबशन। कंबशन किसको बोलते हैं, ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी केमिकल जो होता है या सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और हीट प्रोड्यूस करता है, इस प्रोसेस को हम कंबशन बोलते हैं। और जो भी चीज़ कंबशन कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। और या दूसरा नाम उसका क्या है, फ्यूल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ईंधन। ईंधन, अब फ्यूल जो है बच्चों ध्यान में ये बात रखने की है, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। क्या, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब लाइट जो प्रोड्यूस होती है किसी भी कंबशन में वो क्या होती है, फ्लेम उसको बोलते हैं या क्या बोलते हैं, ग्लो, चमकना या जलना बोल सकते हैं ना हम उनको। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है। वी वेयर टोल्ड दैट फूड इज फ्यूल टू अवर बॉडी। अब भाई साहब जो हैं, ये सर को जो अपने खुजा रहे हैं भाई साहब, उनका कहना है कि हमसे बचपन में कहा गया था, टीचर ने जब पढ़ाया था कि फूड जो है हमारे लिए फ्यूल है। ह्यूमन बॉडी भी एक मशीन है, अगर आप देखो तो ह्यूमन बॉडी भी एक मशीन की तरह है, जिसके लिए फ्यूल क्या काम करता है, फूड की तरह। फ्यूल उसके लिए क्या है, फूड, जो फूड है वही आपके लिए फ्यूल है।
तो फूड ऐसा क्या काम करता है जिसकी वजह से उसको फ्यूल कहते हैं? तो हमने पढ़ा था कि फूड जो है वो हमारी बॉडी में जाके किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन के फॉर्म में या कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, या उससे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बनता है। जब ग्लूकोज बनता है तो वो हमारे इस्तेमाल में होता है। अब समझ में आया आपको कि फूड को फ्यूल कहाँ किस लिए किया जाता है, कहा जाता है? क्योंकि हम जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसको एनर्जी कौन देता है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज कहाँ से आता है, फूड से आता है। और दूसरी चीज़ें जो हमारी बॉडी को बनाती हैं, ये सारी चीज़ें भी कहाँ से आती हैं, फूड से आती हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फूड को ऐसे फ्यूल बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम 7th क्लास में भी स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक टेबल दिए है जो हमें बताना है कि कौन सा सब्सटेंस कंबस्टिबल है और कौन सा कंबस्टिबल नॉन नहीं है। तो कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल हमें जानना है। तो पहली चीज़ क्या दी है, वुड कंबस्टिबल सब्सटेंस है। पेपर यस कंबस्टिबल सब्सटेंस है। आयरन जलता नहीं है तो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस है, तो ये देख लें। अब कैरोसिन भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है। स्टोन पीस पत्थर का टुकड़ा, यह कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है। तो जो कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। स्ट्रॉ जो आप ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी भी कोका कोला को या थम्स अप को या फ्रूटी को, तो वो क्या होता है, प्लास्टिक का होता है और आप उसको जला सकते हैं। आपने क्या पढ़ा था, प्लास्टिक जो होता है या पॉलीथीन टाइप के सब्सटेंस होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो हम सिंथेटिक फाइबर्स में बनाते हैं और कहीं ना कहीं वो कार्बन के बने होते हैं, लॉन्ग चेन के। तो ये भी एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है। अब चारकोल लकड़ी का कोयला हमने फोटो में देखा था अभी इमेज में, तो वो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है। मैचस्टिक मतलब माचिस की तीली, उसी को तो हम जलाते हैं जब भी दूसरी चीज़ें जलती हैं उसके थ्रू, तो ये भी एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है। लेकिन ग्लास क्या है, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो ये ध्यान रखना है हमें। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है कि हमने एक कैंडल ली है, एक कैंडल हमने पहले जलाई। उस कैंडल में आसपास हमने 2 वुडन ब्लॉक के पीस रखे और उसके ऊपर ग्लास उल्टा करके रख दिया, तो कैंडल जलती रही। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि 2 पीसेस रखे हैं और इसके ऊपर आपने ग्लास उल्टा करके रख दिया, तो आप देख रहे हैं कि कैंडल जल रही है। इसका मतलब अभी कुछ नहीं हुआ चेंज। आपने ग्लास रखा तो उसकी वजह से कोई चेंज नहीं हुआ कैंडल की बर्निंग में। दूसरे वाले इमेज में देखिए आप कि कैंडल बुझ गई है। कब हुआ है, जब हमने ये दोनों लकड़ी के टुकड़े यहाँ से हटा लिए हैं तो कैंडल बुझ गई है। क्यों बुझी है ये हमें सोचना है। तो आप ये देखें कि कंबशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है, ऑक्सीजन। ये बात ध्यान में रखना है कि कंबशन जब तक नहीं होता जब तक आप ऑक्सीजन प्रोवाइड ना करें। तो मतलब कोई भी चीज़ हीट अप नहीं होगी जब कंबशन बगैर ऑक्सीजन के नहीं होगा कैंडल का। तो ये कैंडल कब बुझी, जब आपने उसको उल्टे करके कवर कर दिया, जैसे यहाँ देख रहे हो आप। ये पूरी एक्टिविटी आप रीड करोगे तो आपको यही पता चलेगा, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी यही निकलेगा कि आपको ये पता चलेगा कि बिना ऑक्सीजन के कैंडल का कंबशन नहीं होगा। तो ये ज़रूरी है कि हम ऑक्सीजन या एयर को प्रोवाइड करें तभी कंबशन होगा। एयर डस नॉट इंटर इन अ चिमनी, एयर डस नॉट enter the chimney from the below and the flame flickers and produces smoke। अब यहाँ देखना कि यहाँ धुआं जब बना था तो यहाँ धुआं किस लिए बना, क्योंकि यहाँ पर एयर पहुंची नहीं अंदर, क्योंकि ये टोटली ज़मीन में नीचे से पैक है कार्डबोर्ड से। जब एयर नहीं पहुंची तो वहाँ फ्लेम सफिशिएंटली जो था
जो बत्ती थी, मतलब कि जो फ्लेम थी, वो टिमटिमाई और अचानक से धुएं के साथ बुझ गई। तो धुआं कहीं ना कहीं जब प्रोड्यूस होता है बच्चों, हमें समझ में आया, जब सफिशिएंट एयर नहीं मिल रही हो, मतलब ऊपर से हल्का सा खुला भी छोड़ेंगे तब भी आपको धुआं देखने को मिलेगा। मतलब जहां पूरी तरीके से कंबशन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, वहां क्या होगा, धुआं प्रोड्यूस होगा, जो यहाँ आपको दिख रहा है। लेकिन अगर टोटल कवर कर दें, कोई भी एयर ना पहुंचे, तब आपको क्या दिखेगा कि कोई धुआं नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप टोटल एयर को ब्लॉक कर देंगे तो कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होगा। स्मोक कब प्रोड्यूस होता है, जब आप किसी भी फ्लेम को क्या दें, सफिशिएंट एयर ना दें, नहीं दें आप सफिशिएंट एयर, तो फ्लेम जो होती है वो फ्लिकर करती है। फ्लिकर्स मतलब टिमटिमाती है और स्मोक के साथ बुझ जाती है। इसका मतलब क्या था कि एयर इज नॉट अवेलेबल। तो स्मोक जब होगा जब इनकम्प्लीट ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी किसी भी फ्लेम के अंदर। अब ये देखें, यू हैव रीड द सन प्रोड्यूसेस ऑन हीट। हमने पढ़ा था कि सन के पास खुद की हीट है। एंड अब आप इसको कौन से टाइप का कंबशन कहोगे, तो ये समझ लें कि सन के अंदर न्यूक्लियर कंबशन होता है। मतलब न्यूक्लियर एनर्जी, आपने सुना होगा न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉम बॉम्ब कितना पावरफुल होता है। वो किससे बनता है, वो न्यूक्लियर रिएक्शन से। और इसी तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती हैं वो सन में होती हैं, जो हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में करते हैं। अगर आप किसी जगह, हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान में है, उसमें अमेरिका ने बम गिराया था, तो वो इतना पावरफुल बॉम्ब होता है कि सारे के सारे इंसान जो होते हैं, इतनी हीट होती है कि भाप बन के, मतलब उनकी बॉडी का जितना भी फ्लैश है, जितना भी मास है, वो हीट अप होने की वजह से हीट होके इवापोरेट हो जाता है। मतलब आप किसी इंसान को खड़ा करें और वहां बॉम्ब फट गया हो तो उसकी बॉडी से सारा फ्लैश इवापोरेट हो जाएगा, इतनी ज़्यादा हीट होती है। अब समझ में आया। इसीलिए सन इतनी ज़्यादा रोशनी क्यों प्रोड्यूस करता है, वो हमसे इतनी दूर है और उसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्शन, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और जब भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है तो इस टाइप का एक एक्सप्लोजन होता है पूरा, और ये पूरा क्लाउड बन जाता है और पूरी हीट चारों तरफ फैल जाती है। इसको हम इंग्लिश में न्यूक बोलते हैं, ये आपको बाद में पता चलेगा जब आप पढ़ेंगे। और पूरे एरियाज में ये पूरी हीट ट्रांसफ़र होती है और बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। ये इसलिए क्योंकि इसमें जो रिएक्शन हो रही है बच्चों, वो कहीं ना कहीं कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन। और वही न्यूक्लियर रिएक्शन सन में भी होती है। तो ये एक न्यूक्लियर कंबशन है। अब फिर आप देखेंगे, यू हैव हियर्ड दैट व्हेन अ क्लोथ ऑफ पर्सन कैचेस फायर, अ पर्सन इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश अ फायर। जब आपने देखा हो कहीं आग लगी हो, किसी मूवी में देखा होगा कि हीरो हीरोइन को बचाने जाता है, अगर वो आग में होती है, लोगों को बचाता है, स्पाइडरमैन हो, सुपरमैन हो, तो वो क्या करता है, वो एक ब्लैंकेट लेके जाता है जिसको आग लगी है उसके ऊपर डाल देता है। ऐसा वो क्यों करता है, ऐसा वो इसलिए करता है बच्चों, क्योंकि वो क्या करता है, कहीं ना कहीं वो जो एयर जो कंबशन के लिए ज़रूरी है उसको वो ख़त्म करता है। जब वो उसकी बॉडी में ऐसे लपेट देगा वो, तो ऑक्सीजन उसकी बॉडी के कपड़ों को नहीं मिलेगी और वो जलना बंद हो जाएंगे। ऐसा इसलिए करते हैं, ब्लैंकेट लपेटते हैं, क्योंकि एब्सेंस ऑफ एयर एक्सटिंग्विशेस फायर। अगर एयर ही नहीं होगी तो कंबशन बंद हो जाएगा। नाउ रिकॉल सम योर एक्सपीरियंस। अगर आपने कहीं ऐसा देखा है तो आपने खुद ऐसा नोटिस किया होगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और दी है कि आपने ये नोटिस किया होगा, यू मस्ट हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग पीस ऑफ पेपर। आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा मैच स्टिक से, आपने पहले बचपन में खेलने में क्या जलाया हो, पेपर का टुकड़ा। डज इट बर्न व्हेन बर्निंग मैच स्टिक ब्रॉट नियर इट। क्या वो जल जाता है जब आप बर्निंग मैच स्टिक उसके पास लाते हो? हाँ, वो जल जाता है। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइट मैच स्टिक नियर इट।
क्या आप ऐसा कर सकते हो कि एक छोटे से माचिस के टुकड़े से क्या कर सको, क्या करो, उस लकड़ी में आग लगाओ? नहीं लगा पाते ना आप। ये जब तक नहीं होता जब आप थोड़ा सा केरोसिन ऑयल या कोल का इस्तेमाल ना करें। आप समझ में आया? तो ये हर चीज़ छोटी चीज़ से नहीं जलती। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता कि पेपर का पीस तो आग मैच स्टिक से कैच कर लेता है, लेकिन बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा ऐसा नहीं करता, है ना? तो अब हमें यहाँ डिस्कस क्या करना है, क्या करना है? ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट of summer at some places a dry grass catches fire. It is spread to a trees and very soon whole forest fire. It is difficult to control these fire. आपने ये देखा होगा कि जंगल में आग लग जाती है जनरली, जैसे आपने अभी देखा होगा कैलिफोर्निया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ़िलहाल में आग लगी। तो उन आगों में क्या हुआ कि वो ग्रास के थ्रू या ट्रीज आपस में जब रब होते हैं, धीरे धीरे फ्रिक्शन की वजह से आग प्रोड्यूस होती है। या कहीं जंगल में बारिश हो रही थी, बारिश होने के बाद क्या हुआ, बिजली चमकी, बिजली गिर गई, लाइटनिंग हुई, तो उसकी वजह से आग लग गई। या जनरली हमने देखा है गर्मियों के अंदर आपस में जब पत्ते टकराते हैं ग्रासेस के अंदर, बहुत आसानी से आग लग जाती है, जो धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल जाती है। तो कुछ इस टाइप की इमेज आपने देखी होगी जो यहाँ दी है, लेकिन मैंने उसको इनलार्ज करके दूसरी इमेज इसके ऊपर पेस्ट कर दी ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, वो ज़्यादा विजिबल नहीं होगी थी। तो इस टाइप की आपने फायर देखी होगी जो फॉरेस्ट में आपको दिखती हैं, कि पूरा का पूरा फॉरेस्ट उसको कवर कर लेता है फायर से। अब आप ये देखें ऐसा क्यों हुआ कि आपने मैच स्टिक जलाई, तो मैच स्टिक जली तो उसने पेपर को जला दिया लेकिन वुड के पीस को नहीं जला दिया। उस बात का राज यहाँ है, मतलब खजाने का नक्शा ये है। तो आप ये चीज़ समझ लें कि वो टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, अ लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज इग्निशन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस फायर कैच करता है उसको हम कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। मतलब हर अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होगा। जो बहुत जल्दी आग कैच कर लेगा उसका इग्निशियस टेम्परेचर कम होगा, है ना? और जो बहुत देर बाद आग कैच करेगा और उसका इग्निशियस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। जैसे पेट्रोलियम है, उसमें ज़रा सी चिंगारी अगर जाती है तो पूरा पेट्रोल जल जाता है। डीजल में ज़रा सी चिंगारी जाती है तो पूरा का पूरा डीजल जल जाता है। ऐसे ही गैस स्टोव, जब गैस इस्तेमाल करते हो आप घर में, एलपीजी सिलेंडर, तो गैस में आप जो लाइटर मारते हो, लाइटर में इतनी छोटी सी चिंगारी निकलती है और पूरा गैस जल जाता है। मतलब फायर प्रोड्यूस हो जाती है, फ्लेम आना शुरू हो जाती है और फिर आप उस पर खाना पकाते हो। आपने सोचा इतनी सी चिंगारी से गैस कैसे जल गई? क्योंकि गैस जो एलपीजी हम इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है, उसका इग्निशियस टेम्परेचर कम है। तो कुछ चीज़ें जो जल्दी जल जाती हैं उनका इग्निशियस टेम्परेचर कम होता है। जैसे हमने पेपर के केस में देखा कि उसका इग्निशियस टेम्परेचर कम था तो वो जल्दी जल गया, लेकिन वुड का इग्निशियस टेम्परेचर ज़्यादा था तो वो नहीं जली। अब इसमें कुछ हिस्ट्री दी है मैच स्टिक की और फायर की। बहुत 5000 ईयर अगो क्या करते थे, 5000 साल पहले पाइन वुड के एक लकड़ी के टुकड़े को सल्फर में डुबाते थे और उसको इस्तेमाल करते थे हम आग जलाने के लिए। कब, कहाँ पे? मिस्र। हम कहाँ पे इस्तेमाल करते थे? इजिप्ट में। अब क्या हुआ फिर उसके बाद? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस को ग्लू के साथ चिपका के इस्तेमाल करने लगे मैच स्टिक में। अब वाइट फॉस्फोरस क्या होता था? वॉज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ मैच स्टिक फॉर द सूटेबल वुड। एक अच्छी सी लकड़ी में इन सबको ग्लू कर देते थे। अब क्या करते थे, जब भी हम उस लकड़ी के मैच स्टिक को रब करते थे, फ्रिक्शन से क्या होता था? कंबशन हो जाता था।
अब क्या था, परेशानी ये थी कि कंबशन होने के साथ साथ जो वाइट फॉस्फोरस इस्तेमाल होता था वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, क्योंकि वाइट फॉस्फोरस जो था वो बच्चों ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही क्या होता था, जल जाता था। तो जो बना रहा है उसके लिए भी नुकसानदायक था वाइट फॉस्फोरस, और जो फैक्ट्रीज जो बना रही है उनके लिए भी, और जो इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए भी। तो कुछ टाइम बाद क्या किया हमने, कुछ टाइम बाद एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और क्लोरेट को ही इस्तेमाल किया और वाइट फॉस्फोरस को रिप्लेस कर दिया हमने रेड फॉस्फोरस से। फिर उसके बाद उसको हम क्या किया, रेड फॉस्फोरस रबिंग के वक्त क्या करता था, जब हम उसको रब करते थे तो रेड फॉस्फोरस वाइट में कन्वर्ट होके एयर के कांटेक्ट में वाइट फॉस्फोरस आके जल जाता था। कुल मिला के हमने अब रेड फॉस्फोरस इस्तेमाल किया, क्योंकि रेड फॉस्फोरस वाइट में कन्वर्ट हो जाता था एट ए टाइम जब हम जला रहे हैं, और फिर वो जलने के साथ पोटेशियम क्लोरेट को जला देता था, जिसकी वजह से मैच स्टिक जल जाती थी। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड भी जलना शुरू हो जाता था। ये थी पूरी कहानी। तो सिंपल से वर्ड्स में याद रखें कि हमने वाइट फॉस्फोरस को हटाया और रेड फॉस्फोरस को इस्तेमाल किया, क्योंकि वाइट फॉस्फोरस उन लोगों के लिए भी नुकसानदायक था जो फैक्ट्रीज में उसको बनाते थे और जो इस्तेमाल करते थे। अब क्या था, रेड फॉस्फोरस जब इस्तेमाल कर रहे थे तो फ्रिक्शन से रेड फॉस्फोरस, हम जब उसको मैच स्टिक को रब करते थे उसके कवर के ऊपर, तो रेड फॉस्फोरस वाइट में कन्वर्ट हो जाता था, और वाइट फॉस्फोरस क्या, ऑक्सीजन से कंबाइन होने पर क्या कर लेता था, फायर कैच कर लेता था। ये थी कहानी छोटी सी मैच स्टिक की। अब आप देखें, कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इग्निशियस टेम्परेचर। कोई भी जलने वाला सब्सटेंस जिसको आप कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं, वो फायर कैच जब तक नहीं करता जब तक कि इग्निशन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पे वो फायर कैच करता है, उसके बराबर या उससे ज़्यादा ना हो। अगर कोई भी टेम्परेचर उससे कम होगा तो वो जलेगा नहीं, है ना। तो आपने देखा होगा गैस स्टोव पे जो हम बर्तन या यूटेंसिल इस्तेमाल करते हैं, वेसल्स जैसे फ्राई पैन हो या अलग अलग तरह के कुकर, उनके ऊपर जो हैंडल होता है वो उन सब्सटेंस का बनाया जाता है जिनका इग्निशियस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, क्योंकि वो आसानी से फायर कैच ना करें। अगर आपने उसको लकड़ी का बना दिया होता तो थोड़े टाइम बाद ही वो जल के ख़त्म हो जाता धीरे धीरे। आप देखें कि इसमें यहाँ पे सिंपल सी चीज़ दी है कि इग्निशियस टेम्परेचर ऑफ केरोसिन इज लोअर देन ऑफ वुड। अलग अलग चीज़ हमने यही डिस्कस की थी ना, जो जल्दी जल जाती है उनका इग्निशियस टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लेकिन देखें यहाँ पर पेपर को हम कैंडल में जला रहे हैं कोन शेप में, है ना। पेपर को हम यहाँ पर कोन शेप में जला रहे हैं कैंडल के ऊपर, और उसमें भरा है वाटर। और दूसरी जगह हम खाली पेपर के कोन को जला रहे हैं जिसमें वाटर नहीं है ना। यहाँ फायर कैच नहीं कर रहा पेपर, लेकिन यहाँ पेपर फायर कैच कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप ये समझें, व्हाट हैपन्स टू द एम्प्टी पेपर एंड व्हाट हैपन टू अ पेपर कप विद अ वाटर। ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों, इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन बॉयल द वाटर इन द पेपर कप। अगर हम ऐसा ही करते रहे तो जो पानी पेपर कप के अंदर है वो बॉयल हो जाएगा, लेकिन पेपर में आग नहीं लगेगी जिसमें वाटर है। द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू वाटर। जो भी आप हीट सप्लाई कर रही हो, किसको, पेपर कप को जिसमें वाटर है, वो कहाँ सप्लाई हो रही है, इनडायरेक्टली वो सप्लाई हो रही है वाटर को। अगर वो वाटर को सप्लाई हो रही है बच्चों, तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशियस टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड। अब जब उस पेपर कप के अंदर वाटर है तो वाटर उसके टेम्परेचर को इग्निशियस टेम्परेचर पर पहुंचने ही नहीं दे रहा। जब वाटर पेपर कप के इग्निशियस टेम्परेचर पे हीट को पहुंचने ही नहीं दे रहा, तो इग्निशियस टेम्परेचर से कम हीट है पेपर कप पे। जब कम हीट है तो आपने ही पीछे पड़ा है कि जब भी इग्निशियस टेम्परेचर से कम हीट होगी तो वो चीज़ जलेगी नहीं। इट विल नॉट कैच फायर इफ द इग्निशियस टेम्परेचर is high
and the fire provided is low. So the substance which has very low igneous temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. अब वो substances जो ज़रा सी फायर में, बहुत थोड़ी सी फायर में प्रोवाइड करने पर अपने आप को जला लेते हैं, पूरे तरीके से ख़त्म कर लेते हैं, फायर कैच कर लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, है ना, जिनको हिंदी में बोलते हैं ज्वलनशील पदार्थ। आप अगर पेट्रोल टैंक में गए हो तो वहाँ कहीं ना कहीं ये लाइन आपको दिखी होगी, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ये वो चीज़ है जो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेती है। कुछ आपके क्लास में भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा इनफ्लेमेबल हों, मतलब उनसे ज़रा सा कुछ कह दो वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। जैसे आपकी कुछ दोस्त होंगी, है ना, उनसे आप ज़रा सा बोल दें कि यार तुम्हारी ये गलती है, तो वो ऐसे भड़कते हैं जैसे पेट्रोल भड़क जाता है, जैसे आग लगाओ। वैसे ही कुछ टीचर्स होते हैं। आपने ये बोला कि मैडम मैं आज अपनी नोटबुक सबमिट नहीं कर पाऊंगा, तो वो मैडम इनफ्लेमेबल हो गई। तो ऐसे बहुत से लोग आपको देखने को मिल सकते हैं सर। तो ये आपने नोटिस किया हो, जो जल्दी भड़क जाते हों, थोड़ी सी चिंगारी देने पर, ये याद रखें उनको क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। उनका एग्जाम्पल क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, अल्कोहल, ये सारे उन चीज़ों के एग्जाम्पल हैं। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? आपने ये देखा होगा कभी आपके घर में, कहीं आस पड़ोस में किसी के घर में या किसी की दुकान में या फैक्ट्रीज में आग लग गई हो, तो उस आग से बचने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले तो 300 डायल करें। क्या करें? 300 डायल करें। यह फायर ब्रिगेड का इमरजेंसी नंबर होता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप फायर ब्रिगेड को मंगा सकते हैं जल्दी से आग बुझाने के लिए, हैं। और या तो एक कॉमन जिसको आप बोलते हैं 108, ये नंबर होता है पुलिस, फायर और किसके लिए होता है? डॉक्टर, मतलब हॉस्पिटल। इन तीनों का एक कॉमन नंबर होता है, जिसकी आपको ज़रूरत होगी वो आपके पास आ जाएगा। अब समझ में आया? तो ये कोशिश करें। अब दूसरी चीज़ आती है कि फायर ब्रिगेड में जो लोग आते हैं या फायर फाइटर्स होते हैं, वो आग को कैसे बुझाते हैं। अब क्या होते हैं? अब पहला तरीका होता है वाटर। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल सब्सटेंस and brought it below the igneous temperature and prevent fire from spreading, and water vapor also cutting the supply of oxygen. आग का सबसे अच्छा बुझाने का तरीका क्या होता है? वाटर है। आज ब्लू है पानी, तो पानी अपना काम दिखाता है और आप क्या कर देते हैं? आसानी से आग को बुझा देते हैं। अब बात ये आई कि पानी ऐसा होता कैसे है? ऐसा मतलब पानी अपना ऐसा क्या काम करता है कि जिसकी वजह से आग बुझ जाती है? जंगल में लगी हुई आग पानी से कैसे बुझती है, ये देखेंगे आप। या घर में लगी हुई आग, फैक्ट्रीज में लगी हुई आग, आपने देखा होगा पानी से बुझाई जाती है। पानी पहला काम क्या करता है? उस इग्निशियस टेम्परेचर को कम करता है जिस पे कोई भी चीज़ जलती है। मतलब जो चीज़ जल रही है उसको ठंडा कर देता है, तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उसके इग्निशियस टेम्परेचर से टेम्परेचर कम होने पर वो चीज़ जलना बंद हो जाती है। यही तो हमने पढ़ा चैप्टर में। पानी यही काम करता है। दूसरी चीज़, पानी जब गिरता है तो वहाँ आसपास गर्मी होती है, हीट की वजह से पानी इवापरेट होता है। और हमने पढ़ा है पानी इवापरेट होता है तो क्या बनाता है? वाटर वेपर। तो जहाँ पर भी आग लगी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आसपास वाटर वेपर बन जाते हैं। जब वाटर वेपर बन जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो वहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं, तो ऑक्सीजन को जगह नहीं मिलती। कहाँ नहीं मिलती जगह? अंदर आने की और ज़्यादा फायर को बढ़ाने की। मतलब एक बात सुनो आप, एक समझ लें आप। अगर आप ये देखें कि बहुत आपके स्कूल में अगर ऑडिटोरियम हो
और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए तो कुछ बच्चों को बाहर से अंदर आने में परेशानी होगी, क्योंकि जगह ही नहीं होगी तो वो कैसे अंदर आएंगे, है ना। कुछ ऐसे बदमाश बच्चे जो हैं ऑडिटोरियम से अंदर हैं, और आप और कुछ उनके दोस्त बाहर से अंदर आना चाहते हैं गदर मचाने के लिए, मतलब आग लगाने के लिए, भड़काने के लिए, और लड़ाई हो जाती है और ऑडिटोरियम में भीड़ है। तो आप अगर बहुत सारे बच्चे इधर से उधर भागना शुरू कर दें और ऑडिटोरियम में जो बच्चे लड़ नहीं रहे उनकी भीड़ की वजह से बाहर के लोग जो हैं वो अंदर नहीं आ पाएंगे। यही काम वाटर वेपर करता है। क्या कर देता है वो? ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कहाँ नहीं पहुंच सकती, वहां पर जहां पर कंबशन नहीं हो रहा। तो फायर फाइटर्स जो होते हैं वो जनरली 3 काम करते हैं। या तो वो क्या करेंगे, फ्यूल इग्निशियस टेम्परेचर कम करेंगे, है ना। दूसरी चीज ऑक्सीजन की सप्लाई कम करेंगे, है ना। और तीसरी चीज फ्यूल को खत्म करेंगे। फ्यूल मतलब जो चीज जल रही है उसको हटाने की कोशिश करें। या तो फ्यूल को हटाएंगे, या एयर को हटाएंगे, या हीट को कम करेंगे। इन तीनों में से एक तरीका फायर फाइटर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आग बुझा देते हैं। वो ध्यान लगाते हैं कि ऐसा कैसे करें कि हम कैसे यहाँ की आग बुझाएं। जनरली ये सिलेंडर आपने देखे होंगे ऐसे हॉस्पिटल्स में, या वो जहाँ पब्लिक ज़्यादा गैदर होती है वहाँ पे ऐसे सिलेंडर्स देखे होंगे। ये फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर होते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज अ वाटर। अब क्या होता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला आग को बुझाने के लिए चीज़ क्या इस्तेमाल करते हैं? पानी, जल, मम्मम जिसको आप कहते हो। इतने छोटे तो नहीं हो आप अभी, लेकिन आप किसको इस्तेमाल करते हो? वाटर को। वाटर को इसलिए इस्तेमाल करते हो कि हमने वो देखा कि वो इग्निशियस टेम्परेचर से कम लिया आता है, वाटर वेपर क्रिएट करता है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है और आग बुझ जाती है। लेकिन अब सोचो आप, एक फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री में वहां पर आग लगी तो सारे जो वायर्स हैं वो आसपास वायर पूरे फैले हुए हैं और पूरी फैक्ट्री में करंट है। आपने पानी डाला तो आपका क्या हाल होगा पता है? वही होगा हाल जो 3 इडियट में सीनियर का हुआ था। किसको? जो रेंचो को पकड़ने के बहाने से उसके डोर पे यूरिनेट करने गया था, है ना। वहां पे वो यूरिन पास करने लगा तो उसको क्या करंट लगा कि उसको मजा आ गया। वैसे ही आपको करंट लगेगा, आप बस वहां पे पानी डालें और आग बुझाने के चक्कर में आप ही ना बुझ जाएं। आपका ही चिराग टिमटिमा कर बुझ ना जाए आग बुझाने के चक्कर में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर जो होता है, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बजाय आप आग को बुझाएं, वहां पर आपकी वजह से पूरी जगह करंट फैल जाएगा और आसपास से कोई भी मदद आप पहुंचा नहीं सकोगे। अब जहां पर आग जो लगी है, दूसरी कंडीशन, आप पानी को कहां इस्तेमाल नहीं कर सकते? जहां इलेक्ट्रिकल वायर्स हो। दूसरी कंडीशन बच्चों क्या होती है? जहां पर आग पेट्रोल से लगी है, मतलब जहां पर पेट्रोल रखा हुआ था, पेट्रोल का डंप हाउस था या पेट्रोल टैंक था, वहां आग लग गई। वहां पे पेट्रोल और डीजल है, वहां पे भी आग पानी से आप नहीं बुझा सकते, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो होते हैं बच्चों वो हल्के होते हैं। हल्के मतलब उनका वेट कम होता है। वो क्या करते हैं, पानी के ऊपर तैरने लगते हैं, ऊपर एक लेयर बना लेते हैं। अब आपने पानी डाला बुझाने के लिए, और पेट्रोलियम और डीजल ने लेयर बनाई पानी के ऊपर एक थिन सी, और वो पानी के साथ तैरते तैरते जाने लगे और ऊपर ऊपर की लेयर जलने लगी। अब सोचो आप, पानी के ऊपर कोई चीज़ जलती हुई जा रही है तो पानी जहाँ जहाँ जला जाएगा वहाँ वहाँ और चीज़ों को जला देगा। ऐसा होता कि आग पानी से बुझती, उल्टा आग पानी से लग जाएगी। कैसे लगेगी? जैसे ये पानी की लेयर है ना।
और इसके ऊपर ऑयल की ड्रॉपलेट आ गई, ऐसी ऐसी, है ना। ऐसी ऐसी ड्रॉपलेट और आ गई। अब इन पे आग जल गई तो पानी जहां जा जाएगा वहां वहां आग इसके साथ चली जाएगी, क्योंकि जो ऑयल की ड्रॉपलेट हैं वो हल्की होती हैं किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। इसलिए हम वहां आग जहां पर, किससे पहली कंडीशन कहां इस्तेमाल नहीं करते हैं हम वाटर को, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी हो, दूसरी कंडीशन जहां पेट्रोल और डीजल से आग लगी। तो इस टाइम पे हम कौन सी चीज को इस्तेमाल करते हैं, उस फायर एक्सटिंग्विशर को जो बेस्ट समझा जाता है, जिसको बोलते हैं CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है। अब CO2 जो होता है वो ऑक्सीजन से भारी होता है। ऑक्सीजन से जब वो भारी होता है बच्चों, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन से ज़्यादा भारी होता है तो वो आसपास के एरिया को कवर कर लेता है जहां आग जल रही है। और जब ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती कंबशन जहां हो रहा है वहां पर, तो आग बुझ जाती है। तो ज़्यादातर हम किसको, CO2 को, या बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर होता है ये सिलेंडर जिसको हम फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में यूज़ करते हैं, इसके अंदर CO2 फिल्ड होती है। अब क्या करते हैं, हम इस CO2 को लाएंगे कैसे, CO2 को हाई प्रेशर के अंदर इन सिलेंडर के अंदर लिक्विड फॉर्म में हम स्टोर करके रखते हैं। अब क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं तो वो लिक्विड होता है, लिक्विड के फॉर्म में। अब CO2 गैस होती है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा लगा के, प्रेशर लगा लगा के, प्रेशर लगा लगा के, मतलब प्रेशर मतलब क्या, उसको दबाना, कंप्रेस करना, उसमें अप्लाई करके हम क्या करते हैं, उसको लिक्विड बनाते हैं और उस लिक्विड को इन सिलेंडर्स के अंदर हाई प्रेशर पे भर देते हैं। जब भरते हैं और जैसे ही हम इसकी नोजल हटा के इसको रिलीज करते हैं तो लिक्विड से CO2 वापस गैस बनता है और वापस गैस बन के वहां पहुंच जाता है जहां पर आग लगी हुई हो। और क्या करता है CO2, एक ब्लैंकेट बना लेता है। इट फॉर्म अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर, किसका ब्लैंकेट, CO2 का, जिसकी वजह से फायर कंट्रोल हो जाती है और जिसकी वजह से टेम्परेचर ऑफ द फ्यू कूल डाउन होता है। हाँ, एक चीज़ और ये होती है कि CO2 जो होता है वो ब्लैंकेट बनाने के साथ साथ जब वो रिलीज होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है और क्या होता है, कूल डाउन होता है। कूल डाउन की वजह से टेम्परेचर भी कम हो जाता है कंबस्टिबल सब्सटेंस का और वो इग्निशियस टेम्परेचर से कम आ जाता है, कम हो जाता है। जब कम हो जाता है तो वैसे ही फायर आदि कंट्रोल में हो जाती है। अब हम बहुत सी अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं CO2 के अलावा भी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इनको भी इस्तेमाल करते हैं फायर बुझाने के लिए। समझ में आया। अब क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट को अगर हम आग के आसपास छिड़कें तो वो इनडायरेक्टली क्या प्रोड्यूस करते हैं, CO2, और वो CO2 आग को अल्टीमेटली बुझा देती है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ कंबशन। एक कंबशन वो होते हैं जो रैपिड होते हैं। रैपिड कंबशन क्या, कौन से कंबशन होते हैं, द गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। वो कंबशन जो बहुत जल्दी हो जाएं और हीट और लाइट प्रोड्यूस करें उनको हम रैपिड कंबशन बोलें। धन धनाधन हो जाए, मतलब दे धनाधन धन धनाधन, उन कंबशन को रैपिड कंबशन बोलते हैं। जल्दी जल्दी से होए, जैसे कि गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG, आपके घर में गैस जो जलता है वो क्या करता है, फट से जलती है, झट से हीट प्रोड्यूस करती है और सट से लाइट प्रोड्यूस हो जाती है ना, यही होता है ना, झटपट सट। उन्हीं रिएक्शंस को कंबस्टिब रैपिड कंबशंस बोलते हैं। और दूसरी तरह की रिएक्शन आर द सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। वो रिएक्शन जो आराम से होती हैं, थोड़ी आलसी होती हैं, धीरे धीरे होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन। मतलब हो तो रहा है तुम्हारा काम, ऐसे क्या बोलती है फायर, जल तो रही हूँ, जल्दी क्यों कर रहे हो,
मतलब आप अगर फायर से पूछो जो स्पॉन्टेनियस कंबशन में हो तो वो क्या कहेगी, जल तो रही हूँ मैं, जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो तुम, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है, मैं रैपिड कंबशन थोड़ी हूँ कि आराम आराम, रैपिड कंबशन थोड़ी हूँ कि बिल्कुल एक ही बार में रॉकेट की तरह जल के ख़त्म हो जाओ। मैं तो स्पॉन्टेनियस कंबशन हूँ, मैं आराम से जलूँ, थोड़ी आलसी हूँ मैं, धीरे धीरे जलती हूँ, टेंशन मत लो, जल रही हूँ मैं। ऐसा ही बोलेगी फायर। तो आपको समझ में आया कि रैपिड कंबशन और स्पॉन्टेनियस कंबशन में फ़र्क क्या है। स्पॉन्टेनियस कंबशन धीरे धीरे होता है ना। सॉरी, रैपिड कंबशन का एग्जांपल फॉस्फोरस की बर्निंग है रूम टेम्परेचर पे। और स्पॉन्टेनियस कंबशन अ टाइप ऑफ कंबशन इन विच सडन burst into a flame without application of any apparent cause in spontaneous combustion। जिसमें अचानक से आग लग जाए, कोई भी एप्लीकेबल कॉज ना हो, उसको हम स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट, मतलब अचानक से लगनी हुई वाली आग जो होती है ना, झटपट से लग जाए अचानक से, उसको हम स्पॉन्टेनियस कंबशंस बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ये लेजी नहीं होते, बहुत जल्दी जलते हैं। सॉरी, मैंने उसको पीछे से दूसरी चीज़ एक्सप्लेन कर दी दूसरे टॉपिक को पढ़ के, मतलब मैं पढ़ कुछ और रहा था और एक्सप्लेन कुछ और कर दिया। तो ये ध्यान रखें कि वो कंबशन जो होते हैं जो अचानक से हो जाएं, द टाइप ऑफ कंबशन इन विच मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम, सारी चीजें किसमें अचानक ज्वाला में कन्वर्ट हो जाएं, लपटों में, विदाउट एनी अपरेंट कॉज, बिना जलाए हुए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं। ऐसा कब होता है, जरा सी चिंगारी आप पटाखे को लगाते हो दिवाली में और अचानक से हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है और साथ में साउंड, द लार्ज अमाउंट ऑफ गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड एंड दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोशन। और इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जिसमें अचानक से हीट लाइट और साउंड प्रोड्यूस हो, उसको हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्सप्लोजन टेक प्लेस इफ अ प्रेशर अप्लाइड टू अ क्रैकर। हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर पे गन पाउडर को, सॉरी उसको जिसको हम बोलते हैं बारूद, हिंदी में बोलते हैं या इंग्लिश में गन पाउडर, उसको हम फिलअप करते हैं हाई प्रेशर के ऊपर, किसके अंदर, क्रैकर्स के अंदर, और एक बत्ती लगा के उसमें आग दे देते हैं। तो अंदर से उसको जगह नहीं मिलती बाहर निकलने के लिए, तो वो अंदर से चिल्लाता है, आवाज़ प्रोड्यूस करता है, और अचानक से जब फूटता है तो हीट लाइट और साउंड प्रोड्यूस होती है ना। जैसे आप फोर्थ गियर में गाड़ी को डाल के पूरे ब्रेक दबा देते हैं और गाड़ी के ऐसी आवाज़ करती है ना, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने उसको रोक के रखा होता है। और आप जब उसको रोकना छोड़ देंगे तो वो अचानक से स्पीड पकड़ के आगे निकल जाएगी, हो सकता हो कि आपके हाथ पैर भी टूट जाएं आप अगर सही से कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ऐसा ही होता है क्रैकर्स के साथ, जिनको हम टाइटली पैक करते हैं हाई प्रेशर पे गन पाउडर को और उनको बर्न करते हैं, तो हीट लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, तो हम मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।